वायरस जैसी खतरनाक बीमारी ने दुनिया भर के देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वायरस का असर एक इंसान की उम्र और पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर निर्भर करता है। कोरोना वायरस के लक्षण 3 तरह के देखे जा सकते हैं, हल्के, मामूली और गंभीर। तो चलिए आपको बताते हैं इन लक्षणों के बारे में। कोरोना वायरस उन लोगों के शरीर से ज्यादा फैलता है जिनमें इसके संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि व्यक्ति को बीमार करने से पहले भी ये वायरस फैल सकता है। तो इन लक्षणों की कैसे करें पहचान, आइए बताते हैं आपको। हल्के लक्षण, आंकड़ों को देखें तो कोरोना वायरस के 80% मामलों में लक्षण हल्के ही देखे गए हैं। कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों में बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कतें, सूखी खांसी और बदन दर्द है। इस दौरान ये भी हो सकता है कि बुखार से पहले आपको बाकी लक्षण महसूस हो। संक्रमण के शुरुआती चरण में आपका अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। इस स्टेज के ज्यादातर मामले आसानी से ठीक हो जाते हैं। हालांकि उम्र दराज और वो लोग जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए यही लक्षण चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। सामान्य लक्षण, कोरोना वायरस संक्रमण के सामान्य मामलों में आमतौर पर खांसी, 100 डिग्री तक का बुखार, ठंड लगना और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस मामले में अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या डिहाइड्रेट है तो अस्पताल जाना पड़ सकता है। जब मुंह सूख रहा हो, त्वचा सूख रही हो, चक्कर आ जाए तो समझ लीजिए ये डिहाइड्रेशन के लक्षण है। लेकिन कई बार सामान्य स्टेज वाला इन्फेक्शन हल्की निमोनिया में बदल जाता है। ऐसे मामलों में निमोनिया एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जब मरीज को सांस लेने में मदद की जरूरत पड़ती है। साथ ही ऐसे मरीजों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जोखिम भी बढ़ जाता है। गंभीर लक्षण, 5 मरीजों में से एक मामला ऐसा आता है जब लक्षण गंभीर दिखाई देते हैं। 14% मरीजों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वहीं 6% मामलों में मरीज सेप्टिक शॉक में चला जाता है। सेप्टिक शॉक में ब्लड प्रेशर में गिरावट देखी जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स, हृदय और फेफड़ों का फेल होना देखा जाता है और अंत में मृत्यु का कारण बन जाता है। ये इन्फेक्शन कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन में बुरी तरह बिगड़ सकता है। कई मामलों में ये लक्षण निमोनिया में बदल जाते हैं। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, लेकिन देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां तक कोरोना की पहुंच नहीं है या फिर वहां की तैयारी इतनी पुख्ता है कि बीते 14 दिनों से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां कुछ हिस्सों की तैयारी और जागरूकता से मामले रुके हैं। जहां देश में कोरोना लगातार तबाही मचा रहा है और इसके थमने की फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो वहीं देश के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाबी मिली है, जहां इस परेशानी को खत्म करने में कामयाबी मिली है। ऐसे 17 राज्य हैं जिनके 27 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी भी नए व्यक्ति को कोविड-19 बीमारी नहीं हुई है, यानी एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। कोरोना पर रोजाना हो रही प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 325 जिलों में अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है, यानी 27 जिलों की स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो अब तक कोरोना मुक्त 325 और इन 27 जिलों को मिलाकर कुल 352 जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन से कुछ हद तक राहत दी जा सकती है। इन जिलों में 14 दिनों से नहीं आया कोई भी केस। बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल का नदिया, राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला, गुजरात के गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिले, तेलंगाना के भद्रादिरी और कुथागुड़म जिले, गोवा का साउथ गोवा, उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल, यूपी का पीलीभीत, जम्मू कश्मीर का राजौरी, मणिपुर का वेस्ट इम्फाल जिला, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर जिले, पुडुचेरी का माही, मिजोरम का एजवाल वेस्ट जिला, कर्नाटक के देवनगिरी, कोडाकू, तुमकुल, उडुपी और बेलारी जिले, केरल के वायनाड और कोट्टयम जिले, पंजाब का SBS नगर, हरियाणा का पानीपत, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला। पूरी दुनिया में कोरोना के कहर के बीच अच्छी खबर ये है कि देश के कई राज्य अभी भी कोरोना वायरस से काफी दूर हैं। इतना ही नहीं, कई जिलों में अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लव अग्रवाल का कहना है कि इन जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस आए तो जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी के तहत काम किया, जिसके परिणाम हमें दिखने लगे हैं। लेकिन अभी भी जरूरत है कि हम अपनी विजिलेंस उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम ये सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में इन जिलों में पॉजिटिव केस न आए। जिस प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया, अब वही प्लास्टिक मुश्किल समय में अरबों लोगों की जान की रक्षक साबित हुई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना को जड़ से खत्म करने की कोशिश में पूरी दुनिया लगी हुई है।
लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बन पाई है जिससे कोरोना का इलाज मुमकिन हो। लेकिन प्लास्टिक और उससे बनी चीजें इंसानों का जीवन बचा रही हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन ये चीजें मुश्किल समय में अरबों लोगों की जान की रक्षक साबित हुई है। फिलहाल भारत में कोविड-19 के उपचार और रोकथाम के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले SUV गियर्स की मांग काफी बढ़ गई है। कोविड-19 से लड़ने के लिए शारीरिक सुरक्षा के लिए इन गियर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। WHO के आंकलन के अनुसार इस महामारी पर पूरी तरह काबू पाए जाने तक कोविड-19 से बचाव के लिए हर महीने तकरीबन 8.9 करोड़ मेडिकल मास्क, शारीरिक जांच के लिए 7.6 करोड़ दस्ताने और 16 लाख गॉगल्स की जरूरत होगी। WHO ने 47 प्रभावित देशों में इन सुरक्षा उपकरणों के लगभग 5 लाख सेट की आपूर्ति की है, लेकिन यह आपूर्ति भी बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होने की वजह से चीन के नागरिकों ने पहले ही वैकल्पिक सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें पानी की प्लास्टिक वाली जार, प्लास्टिक की शीट, प्लास्टिक की लॉन्ड्री बैग्स आदि शामिल हैं। पिछले कई दशकों से चिकित्सा जगत में प्लास्टिक ही सबसे ज्यादा सुविधाजनक और उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री रही है और इस वायरस को नियंत्रित करने और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने के लिहाज से एक बार फिर ये इंसानों की सहायता के लिए सबसे आगे खड़ा है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजल सीरीज से लेकर MRI स्कैनर के हिस्सों का निर्माण प्लास्टिक से ही होता है। प्लास्टिक की अवरोधक क्षमता काफी अधिक होती है, साथ ही बेहद कम लागत, हल्के वजन और ज्यादा टिकाऊ होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। जितनी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उतनी तेजी से कोरोना के मरीज ठीक नहीं हो रहे और जो हो भी रहे हैं उनमें से कुछ मरीजों को दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इसका ताजा उदाहरण है दक्षिण कोरिया, जहां 141 लोग दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक तरफ सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना के खिलाफ कारगर दवा या वैक्सीन खोजने की, तो दूसरी तरफ मौजूदा उपायों या दवाओं से संक्रमित मरीजों को ठीक करने की। लेकिन अब इससे भी बड़ी समस्या ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को फिर से कोरोना का संक्रमण ना हो। लेकिन ऐसा हो रहा है और ऐसे मरीजों की संख्या कम नहीं है जो फिर से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने ये पता लगाया है कि आखिर क्यों कोरोना वायरस की चपेट में लोग दोबारा आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुए 141 मामलों का अध्ययन किया जा रहा है। ये अध्ययन चल रहा है कोरिया सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की लैब में। यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस इंसानी शरीर में मौजूद इम्यून सेल यानी कि प्रतिरोधक कोशिका टी लिम्फोसाइट पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर रहा है। टी लिम्फोसाइट के निष्क्रिय होने की वजह से दोबारा संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार किसी इंसान के शरीर की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो उसे वापस ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना वायरस एक बार शरीर पर हमला करने के बाद शरीर के अंदर ही सो जाता है, या यूं कहें कि कुछ दिन के लिए अपनी हरकतें बंद कर देता है। जैसे ही कोरोना वायरस को दिखता है कि इंसान के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है या हो रही है, तो वो तत्काल हमला कर देता है, यानी कोरोना का संक्रमण दोबारा आपके शरीर पर दिखने लगता है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन में एक साथ हुए अध्ययन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि कोरोना वायरस शरीर के टी लिम्फोसाइट पर सीधा हमला करता है। इससे इंसान के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। तालाबंदी के इस दौर में बेजान पड़ी अर्थव्यवस्था में जान डालना मोदी सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। नौकरियों पर काले बादल मंडरा रहे हैं और कई उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए सरकार जद्दोजहद करती नजर आ रही है। इस बीच RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ने सरकार को 10 सुझाव दिए हैं। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को सोच समझकर खर्च करना होगा, लेकिन जरूरतमंद लोगों की मदद में कटौती नहीं करनी होगी। कई सेक्टर्स और बड़ी आबादी को तत्काल मदद की जरूरत है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, इसीलिए डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक्स भरे पड़े हैं, इसलिए सरकार को सबसे पहले गरीबों तक अनाज पहुंचाना चाहिए। कृषि बाजार की मुसीबत का आभास सरकार को हो गया है। अन्नदाता के स्टॉक्स खरीदने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इस दौर में पुराने स्टॉक को खर्च करना सबसे जरूरी कदम है। सरकार ने अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति महीने अनाज देने का ऐलान किया है, जो बेहतर कदम है, लेकिन इसे 6 महीने तक देने की जरूरत है।
सरकार को गरीबों में अनाज और कैश वितरण के लिए राशन कार्ड और जनधन खाते से ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर गरीबों के पास ये सुविधाएं नहीं है। स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल मील को बच्चों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही प्रवासी मजदूरों और घर से बाहर रहने वाले लोगों के लिए पब्लिक कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को उन प्रभावित गरीबों को तुरंत कैश ट्रांसफर करना चाहिए, जिनकी रोजी रोटी बंद हटने के बाद भी शुरू होने की संभावना नहीं है। अभी जो केंद्र सरकार कैश ट्रांसफर कर रही है वो काफी नहीं है। रबी फसल तैयार है, सरकार को खरीदारी के बारे में फैसला लेना होगा। साथ ही अन्नदाता को अगली फसल के लिए पैसे और खाद की जरूरत होगी। राज्यों को केंद्र से मिलने वाले फंड भी समय पर जाना चाहिए। राज्यों को भी गरीबों तक मदद तुरंत पहुंचाने के बारे में प्लान तैयार करना चाहिए। जहां तक उद्योग की बात है कि कुछ इंडस्ट्रीज को सख्त मदद की जरूरत है। बड़े अर्थशास्त्री सरकार को सुझाव तो दे रहे हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार की परेशानियां भी समझ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन अर्थशास्त्रियों की बात पर कब तक अमल करती है और अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी देती है।